Yes, very good morning to all of you and welcome to the lecture series on semiconductor control drives। और लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से हम जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं। कोई भी रेक्टिफायर अगर RLE लोड या फिर DC मोटर को अगर सप्लाई फीड कर रहा है तो ये एक मैथमेटिकल एनालिसिस में अल्फा से बीटा के बीच में हम बोलते हैं पावर इंटरवल और बीटा से पाई प्लस अल्फा के बीच में बोलते हैं हम जीरो करंट इंटरवल। फिर बाउंड्री हमें निकाली रहती है तो हमें पता है कि पाई प्लस अल्फा तक अगर करंट जीरो नहीं होता है दैट में इट बिकम्स कंटिन्यूअस सिग्नल, और अगर ये पाई प्लस अल्फा और बीटा के बीच में अगर ये करंट हमारा जीरो होता है दैट मींस इट इज अ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। सो इट डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर LA, और समटाइम्स हम एक इंडक्टर भी या सीरीज में लगा देते हैं जिससे हमें सिस्टम कंटिन्यूअस मिलता है। तो ये मैथमेटिकल कुछ डोमेन मैंने आपको सिखाए थे इसके अंदर। फिर हमने ये देखा था कि ये जो इक्वेशन है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट इक्वेशन है, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर लगे, चाहे सिंगल फेज लगे, चाहे आप सेमी कन्वर्टर लगाए, यहाँ तक तो हमें एक ही एनालिसिस करनी है। उसके बाद फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि अल्फा पर मेरा करंट था वो जीरो हो रहा था, फिर बीटा पे जीरो हो रहा था, फिर पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा, बीटा और अल्फा इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हमने बाउंड्री कंडीशन निकाली थी और इसमें डिसाइड किया था कि अगर जो स्पीड है, जो क्रिटिकल स्पीड है, अगर वो हमारी एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा है तो सिस्टम कंटिन्यूअस है, और अगर हमारी स्पीड एक्चुअल स्पीड से कम है सिस्टम डिसकंटिन्यूअस है। आज के लेक्चर में मैं आपसे थोड़ा सा बहुत सिंपल और आसान शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम स्पीड टॉर्क का ड्रॉ करते हैं और कैसे हम इसमें बेसिकली वोल्टेज को, जो स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था कि बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज वी कैन कंट्रोल द स्पीड, कैसे हम बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज व्हिच इज कमिंग आफ्टर दिस रेक्टिफायर, दिस इज द DC वोल्टेज। ये वोल्टेज से हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करके हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें इसके स्पीड टॉर्क कर्व के बारे में और इसके कुछ क्वाड्रेंट्स के बारे में आज हमें बात करनी है। तो इक्वेशन हमारी कुछ तरीके से आई थी। वेवफॉर्म की अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो वेवफॉर्म हमारी ये एक तरीके से आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आई थी। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो कि इस तरीके से आई थी। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज अल्फा, दिस इज पाई एंड यहाँ पर मेरा था पाई प्लस अल्फा, उसके बाद कोई सेम प्रोसेस और वोल्टेज कुछ इस तरीके से आया था लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे ये बीटा बना और उसके बाद ये इस तरीके का हमारा वोल्टेज सिग्नल आया था, है ना। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस रिपीट हुई थी और ये तो हमारा ये जो है ये पॉइंट जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारा एक्चुअली जो सिस्टम शुरू हुआ है वो ये हमारे काम का है, वो ये इसमें हमें बात करनी है रेंज, जो हमारी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये रीजन है जिसमें हमें बात करनी है और उसके बाद ये जो रीजन है इसके बारे में अल्फा से पाई प्लस अल्फा। तो अब हम ढूंढेंगे इस पे टाइम पीरियड। जनरली यहाँ से लेकर यहाँ तक सिस्टम की साइकिल जो हो रही है वो रिपीट हो रहा है। वेवफॉर्म को अगर मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट दे दूँ, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दूँ, तो ये रिपीट कब हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है इधर पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ लेट्स सपोज दिस इज आउटपुट वोल्टेज ये हो, तो टोटल टाइम पीरियड इज बेसिकली पाई। तो यहाँ से अल्फा और यहाँ से रेंज कहाँ तक शुरू हुई है, इट इज अल्फा प्लस, और इस पॉइंट को हमने एक नाम दिया था, दिस पॉइंट इन दिस इंटरमीडिएट पॉइंट हमने एक इसको नाम दिया था, दिस पॉइंट इज बेसिकली बीटा, ठीक है। तो अल्फा से पाई और वी कैन से अल्फा से बीटा और बीटा से पाई प्लस। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, average output voltage. This is the discontinuous conduction average output voltage. VAO average output voltage.
तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का जनरल फॉर्मूला तो पता ही है, दिस इज 1/5 because time period is 5, it is 1/t 0 to t1 t और v0 sin ओमेगा t, और ये अल्फा से पाई प्लस अल्फा, दिस शुड बी बेटर है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ तो आसानी होगी। दिस शुड बी अल्फा से बीटा ऑफ दिस इज vm sin ओमेगा t, जो कि अल्फा से बीटा तक ये साइन वेव को फॉलो करता है। आपने देखा था अल्फा से पाई तक ये साइन वेव को फॉलो करता था, आउटपुट वोल्टेज भी ये हो, और पाई से बीटा के बीच में भी साइन वेव को फॉलो करता था। देन इट इज बीटा से पाई प्लस अल्फा, इट इज फॉलोइंग द e, दिस इज d ओमेगा t एंड दिस इज d ओमेगा t। सो VAO, this is VAO average, it is 1/5 of let's suppose this is minus of Vm of it is cos omega t alpha से beta plus e, it is pi plus alpha minus beta, right? VAO is equals to this is Vm cos alpha minus cos beta divided by pi plus e, this is pi plus alpha minus beta divided by pi। ठीक है, हम जानते हैं we knows that VAO is equals to it is V plus IE R, so it is V plus IE R is equals to Vm upon pi, this is cos alpha minus of cos beta plus E, this is pi plus alpha minus beta divided by pi, right? इसके बाद हम e को यहाँ भेज देते हैं, तो e शुड बी कॉमन, दिस इज 1 minus pi plus alpha minus beta divided by pi, और IAR हम यहाँ सेंड कर देते हैं राइट हैंड साइड में, दिस इज cos alpha minus cos beta minus this IAR। e should be pi से pi cancel, so it is alpha minus beta divided by pi, right? No, it is minus sign अंदर है तो beta minus alpha, this is beta minus alpha, this is beta minus alpha, this should be Vm upon pi of cos alpha minus of cos beta, this is minus IAR, ठीक है। Now we are finding out the V, this is Vm upon pi, pi का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो it should be cancel out, so this should be Vm of cos alpha minus of cos beta divided by beta minus alpha, this is minus IAR into pi divided by beta minus alpha, ठीक है। E should be k phi omega m, जनरलाइज फॉर्मूला होता है डीसी मशीन्स के लिए, आपको पता है, दिस इज Vm of cos alpha minus cos beta divided by beta minus alpha, this is IA R into pi divided by beta minus alpha। अगर अब मैं यहाँ से स्पीड निकालता हूँ, जिस डेट कम्स आउट को भी, ये स्पीड का फॉर्मूला मुझे निकालना था जनरली, that is Vm of cos alpha minus of this cos beta divided by k phi beta minus alpha minus of this IAR into pi divided by it is k phi, है ना, it is k phi beta minus alpha,
ठीक है, आई थिंक इट इज करेक्ट, है ना। और इसको और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट, क्योंकि हमें स्पीड टॉर्क का ड्रॉ करना रहता है, तो टॉर्क इज द फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज टॉर्क इज इक्वल्स टू this torque is equals to it is K phi IA. So IA is equals to torque divided by K phi. हमेशा टॉर्क को टॉर्क ही रखना है, टाउ ए से अपन कंफ्यूज नहीं कर रहे। Put this value in this equation, so we get the actual speed formula that may be used to find out the numerical data. Phi of beta minus alpha. This is RA phi into tau divided by this is K phi square into beta. Sometimes this formula is being derived कि आपको डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए स्पीड टॉर्क कर्व का डेरिवेशन निकालना है, तो ये डेरिवेशन आपको यहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कभी, तो इस तरीके से निकालते हैं। नो लोड कंडीशन में टॉर्क 0 हो जाएगा, तो हमारी स्पीड जो होगी वो cos अल्फा माइनस cos बीटा पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बात आती है वो आती है कंटिन्यूअस कंडक्शन की। कंटिन्यूअस कंडक्शन में भी हमें स्पीड टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि मशीन कंटिन्यूअस कंडीशन में काम करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें वही ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका कंटिन्यूअस कंडक्शन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें उसके वेवफॉर्म को ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट वेवफॉर्म इज बेसिकली लाइक दिस इज अल्फा, दिस इज पाई, दिस इज वी नो दैट पाई प्लस अल्फा इज सो। आउटपुट वोल्टेज हम जानते हैं कि हम अल्फा का जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो इस तरीके से आता है कुछ लाइक दिस। उसके बाद ये कंटिन्यूअस कंडक्शन में बीटा नहीं होता, तो हमारा ये वैल्यू यहाँ पे चली जाती है, इस तरीके का पता है ये रिलेशन आता है। सो कंटिन्यूअस कंडक्शन में बीटा इज बेसिकली पाई प्लस अल्फा के बाद आता है, तो जो कि यानी कि T1 T2 साइकिल पाई के बाद एट दिस पॉइंट T1 T2 रिमेन्स कंडक्टेड until the energy release। उसके बाद जैसे ही पाई प्लस अल्फा पहुंचते हैं T3 T4 ऑन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द टाइम पीरियड, जहाँ से अल्फा से पाई प्लस अल्फा यानी कि पाई का टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम। सो वी नीड टू फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इट इज VAO, इट इज 1/5 is the time period, alpha say it is pi plus alpha of it is VF sin omega t or it is d omega t. This VAO is equals to 1/5 of minus of this is VF cos omega t, this is alpha so pi plus alpha, this VAO is equals to Vm upon pi of this is 2 cos alpha and this VAO is equals to 2 Vm upon pi of cos alpha and we knows that हम जानते हैं कि VAO जो होता है it is basically E plus IR। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। So E plus IARA is equals to 2 Vm upon pi of cos alpha. E should be is equals to 2 Vm upon pi cos alpha minus of it is IARA. It is K phi of omega m is equals to 2 Vm upon pi. This is cos alpha minus of it is IARA. And this omega m is equals to 2 Vm upon K phi of cos alpha minus IARA upon K phi omega।
तो ये रिलेशन हमारे सामने आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड टॉर्क कर्व को ड्रॉ करने के लिए। तो इस रिलेशन को बड़े अच्छे से अंडरलाइन हम कर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की रिलेशन है। इसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, दिस शुड बी डिलीट। सो इस रिलेशन में सबसे खास बात ये है कि फायरिंग एंगल इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड। बाय कंट्रोलिंग द फायरिंग एंगल और बाय कंट्रोलिंग द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, और ऑल्सो वी कैन से बाय कंट्रोलिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी कैन कंट्रोल द स्पीड। Ultimately, here speed control of DC motor can be possible by controlling the firing angle। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं रिफाइन कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ टॉर्क इट कम्स आउट टू बी 2Vm upon K phi of it is cos alpha minus it is tau upon phi square of this omega। ये हमारा रिलेशन आया, इसको हम यूज करेंगे। K पाई बीटा, यहाँ ये ओमेगा, यहाँ पर भी डायरेक्शन है थोड़ा सा, सॉरी ये डायरेक्शन होगा छोटा सा, ये ओमेगा। अब ये जो आपके साथ रिलेशन है, दिस रिलेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ड्रॉ द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स एट नो लोड। At no load, this torque is 0। जब कोई लोड नहीं है तो ये टॉर्क 0 होगा। तो स्पीड टॉर्क एट नो लोड, वो फॉर नो लोड इट इज 2Vm upon K phi of it is cos alpha। और when alpha becomes 0, this no load speed is maximum। This is maximum and this comes out to be 2Vm upon K phi। When alpha becomes 90, then no load becomes 0। ठीक, तो by controlling the firing angle we can control this basically speed। और अगर when एक केस इसमें और आता है कि when this is when alpha is greater than 90, so this no load becomes negative। मशीन उल्टी घूमती है। तो स्पीड टॉर्क कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, कभी कभी बहुत कम बुक्स में समझ में आता है। मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि मान लीजिए ये हमारा स्केल जो है ये स्पीड का है और ये वाला जो स्केल है ये टॉर्क का है। दिस इज स्केल ऑफ स्पीड, दिस इज स्केल ऑफ टॉर्क। अभी ये जो स्लोप है, लेट्स सपोज दिस इज कांस्टेंट स्लोप, एक लोड टॉर्क दे दिया वो कांस्टेंट है। अब हमारा जो स्पीड टॉर्क कर्व है वो अल्फा के वैल्यू होने पर आएगा, यानी कि हम अल्फा की वैल्यू चेंज करेंगे 0, अल्फा वी आर पुटिंग 20, अल्फा वी आर पुटिंग 30, अल्फा वी आर पुटिंग 50, अल्फा वी आर पुटिंग 60, अल्फा वी आर पुटिंग 90, लाइक सो ऑन, अल्फा वी आर पुटिंग 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा के बढ़ने पर कॉस अल्फा की वैल्यू घटेगी, कॉस अल्फा की वैल्यू घटेगी, यानी कि मेरी जो स्पीड होगी वो बेसिकली घटेगी। दिस स्पीड इज गोइंग टू बी डिक्रीज। जैसे जैसे मैं अल्फा की वैल्यू बढ़ाऊंगा और ये वैसे वैसे मेरी स्पीड की वैल्यू घटेगी। तो एक इसमें जो स्लोप है इस तरीके का इसमें कर्व बनता है। लेट्स सपोज this is for alpha is equals to 0 and this is for alpha is equals to let's suppose 30, this is for let's suppose alpha is equals to 70, this is for let's suppose alpha is equals to 80 and यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। this is for alpha is equals to 90 और इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगी। this is alpha is equals to। तो होता यह है कि अल्फा जब 0 है तो अल्फा 0 पे अगर मैं नो लोड स्पीड की आपसे बात करता हूँ तो कितनी आती है 2Vm/5। तो एट दिस पॉइंट द नो लोड स्पीड ऑफ
this is the no load speed at alpha is equals to 0 is 2 Vm upon K। तो ये इन पॉइंट्स को अगर मैं ट्रेस करते जाऊँ, इन सभी ये पॉइंट्स को अगर मैं ट्रेस करता हूँ, तो ये जो पॉइंट जो मुझे बाउंड्री मिलती है, मुझे दैट बाउंड्री इज द बाउंड्री ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। यानी कि ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। और इसके पहले वाला रीजन जिसको हम बोलते हैं जनरली दिस रीजन, this reason we are calling it discontinuous conduction। प्रैक्टिकली होता ये है कि इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि लोअर साइड में जो स्पीड होती है वो बहुत डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। लोअर जितना ज्यादा लोड टॉर्क कम होगा या टॉर्क कम होगा, उधर हमारा सिस्टम ज्यादा डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसा पाया गया। और इसमें स्पीड रेगुलेशन भी बहुत खराब होती है। तो जनरली कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए लो टॉर्क होना या हाई टॉर्क होना बहुत जरूरी है। और यह डिसकंटिन्यूटी जो है, जिसमें हमने बोला था ओमेगा एमसी, जो हमने निकाला डेरिवेशन से पिछली क्लास में, ये स्पीड जो क्रिटिकल स्पीड है वो डिसाइड करती है कि सिस्टम कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अगर बहुत ज्यादा स्पीड है ऑपरेशन कंटिन्यूअस है, बहुत कम स्पीड है ऑपरेशन में क्या डिसकंटिन्यूअस। वही चीज यहाँ पर हमें समझना है कि अगर हम यहाँ इस रेंज में खेल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा जो लो टॉर्क रीजन जो होता है अल्फा 0 से लेके 90 के बीच का, जिसमें मतलब बहुत कम मैग्नीट्यूड का बेसिकली स्पीड होती है, तो बहुत लो रीजन पे सिस्टम बेसिकली डिसकंटिन्यूअस चलता है, इसमें हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम अगर हम अल्फा की वैल्यू 90 से ज़्यादा कर देते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ कर रखी है, तो ये जो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाते हैं, यहाँ पर हमारी स्पीड हमारी नेगेटिव होती है लेकिन टॉर्क हमारा पॉजिटिव होता है। और जब हम अल्फा 0 से लेकर 90 के बीच में मूव करते हैं तो हमारा जो स्पीड होती है पॉजिटिव होती है, टॉर्क भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो दिस इज द बाउंड्री, कि ये एक बाउंड्री है जो डिसाइड करती है कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मूव के बीच में। और जनरली ये जो वैल्यू होती है, ये जो बहुत कम टॉर्क में से देखा गया है कि हमारा सिस्टम जो रेक्टिफायर से डीसी फेड हो रही है या रेक्टिफायर से हम डीसी मोटर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही लो टॉर्क रीजन में जनरली डिसकंटिन्यूअस मोड में होता है। इसका स्पीड रेवोल्यूशन, जैसे कि यहाँ स्पीड रेवोल्यूशन बड़ा स्मूथ होता है, कि यहाँ जो स्पीड रेवोल्यूशन है बहुत शार्प, इसमें पीक्स आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक पीक्स आ रहे हैं, तो दैट मींस पुअर वोल्टेज पुअर स्पीड रेवोल्यूशन। सो इन दिस रीजन we can also say that in this region poor speed regulation is there, ठीक। This is the basic thing that I want to share with you, that speed torque curve of this generally DC rectifier by DC motor drive। अब इसमें क्वाड्रेंट ऑपरेशन, जैसे कि इसमें जनरली हमने ये देखा कि मोटरिंग एंड ब्रेकिंग किस तरीके से होती है इन फुल वेव कन्वर्टर। मोटरिंग एंड ब्रेकिंग इन फुल वेव कन्वर्टर फेड डीसी। मोटरिंग और ब्रेकिंग किस तरीके से होती है, तो हमने देखा कि ड्यूरिंग मोटरिंग ऑपरेशन, अगर मैं मोटरिंग ऑपरेशन की बात करता हूँ आपसे, मोटरिंग ऑपरेशन जिसमें हमारा एक रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर इस तरीके से कंट्रोल्ड है, राइट, ठीक है। इसमें सप्लाई हमारी एसी लगी हुई है इस तरीके से, और ये एक आरएलई लोड को सप्लाई क्रिएट कर रहा है, जैसे बेसिकली आरएलई लोड, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये जो मोटर है ये हमारा इस तरीके से है, और ये सेपरेटली एक्साइटेशन हमारा बहुत आसानी से हमने कुछ सीखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें।
कि यहाँ जो करंट है जनरली वो इट आर्मेचर करंट है, यहाँ बैक ईएमएफ है पॉजिटिव है, और 0 से ओमेगा टी से 90 के बीच की जो फायरिंग एंगल की रेंज है, इस रेंज पे अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला था वो क्या था, 2Vm/5 इट इज कॉस अल्फा। आउटपुट वोल्टेज जो हमारा VAO जो बोल रहे हैं बार बार, दिस इज VAO, हमारा क्या है, दिस VAO इज बेसिकली पॉजिटिव, हमेशा ये वोल्टेज हमारा पॉजिटिव आएगा, दिस इज वोल्टेज इज पॉजिटिव। तो वोल्टेज ये पॉजिटिव है, लोड करंट जो है प्लस यहाँ से एंटर कर रहा है यहाँ से निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो जो पावर होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव, शुड बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि ये जो मशीन है इसमें स्पीड होगी, दैट स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड द स्पीड, सो इट इज आल्सो is greater than 0, so there is we are calling as a forward motoring operation। इस सिस्टम में अभी ये जो जब 0 से 90 के बीच में काम करती है तो there is a forward motoring operation, we are calling as a forward motoring operation, this is forward motoring operation, ठीक है ना, forward motoring operation। इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट में अगर बात करता हूँ आपसे, इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वाड्रेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली वी कैन से स्पीड, दिस इज टॉर्क एंड दिस इज स्पीड इज बेसिकली ग्रेटर देन 0 एंड टॉर्क इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस पावर इज ग्रेटर देन 0, इज द फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन। दूसरा हमारा केस इसके अंदर आता है, वो हमारा जो केस है बेसिकली व्हेन, दूसरा हमारा केस है when अल्फा इज ग्रेटर देन 90। जब हम अल्फा ग्रेटर देन 90 कर देते हैं तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है इट इज 2Vm/5 ऑफ इट इज कॉस अल्फा, दिस वोल्टेज शुड बी नेगेटिव। सो इस पॉइंट पे हो ये रहा है कि जो रेक्टिफायर है, दिस इज रेक्टिफायर एंड दिस इज बेसिकली द सप्लाई वोल्टेज and this is this output of this voltage is this is the R, this is L and this is basically E, ठीक है। यहाँ आउटपुट वोल्टेज बेसिकली क्या है, दिस आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, ठीक है, दिस आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव है, सो वी कैन से दिस इज प्लस, दिस इज बेसिकली प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज E। यहाँ E नेगेटिव हो गया, ई नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप इंडक्टर के अक्रॉस जब हम फायरिंग एंगल कंट्रोल कर रहे थे 0 से लेकर 90 के बीच में, तो इंडक्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ रहा था। जब हमने आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हुआ तो इंडक्टर इस चीज का अपोज करता है कि मेरे अक्रॉस इतनी जल्दी आप करंट का या मतलब चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप एकदम से आप मतलब करंट डायरेक्शन चेंज करेंगे प्लस माइनस तो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। इंडक्टर इस चीज का अपोज करता है, तो वो क्या करता है कि टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ करंट सेम इट विल चेंज दिस बैक ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ करंट तो सेम ही है, करंट यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है, बट द स्पीड इज बिकॉज ऑफ दिस E इज नेगेटिव, सिंस E इज नेगेटिव इट इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड, सो स्पीड इज हियर, द स्पीड इज लेस देन 0 बट टॉर्क इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि टॉर्क इसलिए हमारा मतलब नेगेटिव नहीं होगा इस कंडीशन में क्योंकि हमारे करंट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टॉर्क इज ए फंक्शन ऑफ फ्लक्स एंड करंट। सेपरेटिंग एक्स साइड के फ्लक्स में मैंने कोई चेंज किया नहीं, करंट हमारा सेम है बिकॉज इट विल मेंटेन टू बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर, सो हियर वी कैन से द पावर इज नेगेटिव, द पावर इज फीडिंग दिस सोर्स, दैट load is feeding the power to source, that's why it is calling as a regenerative mode or reverse regenerative mode. So this mode here, this current is basically positive and this power is basically negative, speed here is negative, torque here is greater than 0. So in this mode torque is greater than 0 means torque is greater than 0, there the torque is greater than 0, here the speed is negative but the power is negative, so it is reverse regenerative mode. So this operates in second quadrant, this we are calling as a reverse, this is reverse regenerative mode operation, reverse regenerative mode operation, very important thing।
कि ई रिवर्स क्यों हुआ, बिकॉज अगर हम वोल्टेज इसके अक्रॉस उल्टा लगा देंगे इंडक्टर के अक्रॉस तो उल्टा करंट फ्लो होगा, दैट विल अपोज द इंडक्टर। इंडक्टर चाहता है कि भाई 0 से लेकर 90 तक आपने मेरे को करंट सीधा फ्लो किया, अचानक से आपने 120 कर दिया अल्फा, तो आप मेरे अक्रॉस आप करंट का डायरेक्शन उल्टा फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वो क्या करता है, ई जो होता है वो यानी कि इंडक्टर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, उस मेंटेन और डायरेक्शन ऑफ करंट को मेंटेन करता है, पर उससे क्या फायदा होता है, हमारा जो स्पीड होती है वो नेगेटिव होती है, जिसमें हम ब्रेकिंग कर लेते हैं और फिर जो पावर होती है फेड कर लेते हैं हम सोर्स की तरफ। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्स रीजनरेटिव मोड। रीजनरेटिव मोड अलग चीज है, बैक ईएमएफ की वैल्यू, बैक ईएमएफ सप्लाई एक्टिंग एज जनरेटर, दैट इज रीजनरेटिव मोड में। रिवर्स रीजनरेटिव मोड में ये होता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, और रीजनरेटिव में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है। मैं बताऊंगा जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, अभी मैं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, यानी कि फर्स्ट में फॉरवर्ड मोटरिंग, सेकंड में फॉरवर्ड ब्रेकिंग, उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, थर्ड में बोलते हैं हम रिवर्स मोटरिंग, और फोर्थ में बोलते हैं रिवर्स ब्रेकिंग, यानी कि रिवर्स रीजनरेटिव मोड। That means the current is positive but the speed is negative. So this is the basic thing that I want to discuss with you in this system where we can control this firing angle that 90 should be 180 degree. By this we can control this. This is the end of this single phase full wave control rectifier feeding the RL load where we have discussed about the firing angle and sequence. In next class I have discussed about the half wave control rectifier. Thank you.